अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर शुबान। नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो एमएस वर्ड में हम होम टैब को डिस्कस करेंगे। होम टैब क्या होता है, इसको हम कंप्लीट देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को इसमें समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। अगर आप एमएस ऑफिस सीखना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप वीडियो देखने के बाद ही बता सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो बेनिफिट ये भी हो जाएगा, जो आप एमएस ऑफिस अगर सीखना चाह रहे हैं तो जो इसमें एमएस वर्ड होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है और उसके बाद एमएस एक्सेल होता है, तो इसमें जो होम टैब होता है ऑलमोस्ट ऐसे होता है, कुछ चीज़ें इनकी जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो इसमें से अगर एक का भी होम टैब आप सीख लेते हो तो बाकी को लर्न करने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम इसको सीखेंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर में। तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एमएस ऑफिस इंस्टॉल है आपके पीसी में, आपका जो लैपटॉप है। अगर तो इंस्टॉल है तो इट्स ओके गुड, अगर नहीं है तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने का अगर आपको नहीं पता तो मैं अलग से बना दूंगा वीडियो जिसमें हम इंस्टॉल करने का तरीका भी बता देंगे। अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसको ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, स्क्रीन आपके सामने, अब यहाँ पे ये आपका इंटरफेस आ गया मेन। इसमें हम देखेंगे इसको ओपन किस तरह से आपने करना है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो ये है ना कि आपको ओपन करना आना चाहिए। अगर आप स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हो और न्यू में जाते हो तो यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस लिस्ट में देखिए आपने किसको ओपन करना है, एमएस वर्ड को ओपन करना है या फिर पावर पॉइंट को या फिर एक्सेल को। तो हम सिर्फ एमएस वर्ड को ओपन करना चाह रहे थे। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो देखिए एक नई फाइल आपके सामने आ गई है। अब सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू बन गया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये अभी तक एडिटेबल फाइल है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं इसका नाम अगर लेक्चर 1 करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको अगर मैं एंटर करता हूँ या साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल सेव हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, एक तो ये इसका मेथड है, इसको ओपन आपने इस तरह से करना है। अब दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ सर्च बार में जाएं स्टार्ट में और यहाँ पे आप सिंपल वर्ड लिख देंगे ना तो आपके सामने आ जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको ओपन करने का। ठीक है, जो फाइल आपने यहाँ पे ओपन की थी, अब ये फाइल एक लोकेशन पे पड़ी है और यहाँ पे ये सेव है फाइल। ठीक है, अब इसको आप ओपन करते, इसमें आपने जो भी काम करना है इसको आपको दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक दफ़ा आपने फ़ाइल किसी लोकेशन पे सेव कर ली, उसके बाद सिंपल आपने एक ही दफ़ा फ़ाइल यानी जो आप डेटा लिखेंगे उसके बाद सिंपल आपने कंट्रोल एस करना है। वहाँ पे आपको लोकेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि फ़ाइल डायरेक्ट जो भी आप डेटा लिखेंगे इसमें सेव होता जाएगा। अब जो दूसरा मेथड है वो ये है कि यहाँ पर आप सर्च बार में जाएँ और यहाँ पर WORD लिखते हैं वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सामने वर्ड आ गया। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ और दूसरा भी एक दफ़ा आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये इसका मेन इंटरफेस आ गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। मेरे पास 2021 का है, लेकिन नो इशू, अगर आपके पास 2007 का है तो उसमें भी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। और अगर आपके पास 10 का, 13 का, 16 का या फिर 19 या फिर 21, ठीक है, तो आप इसको सीख लेंगे तो आप वहाँ पे जिस मर्ज़ी इसके फीचर पे आप काम कर लें, आपके लिए मसला नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपके सामने इसका इंटरफेस आ गया। अब लाइक यहाँ पे सबसे पहले मेरे लिए ये ज़रूरी कि इसको मैंने किसी लोकेशन पे सेव कर दूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो मैं लिखूँ वहाँ पे सेव होता जाए। अब सिंपल अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करूँ ना या फिर यहाँ पे फाइल में जाके सेव के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझसे सबसे पहले पूछेगा आपने इसको किस लोकेशन पे सेव करना है। लाइक ये साइड पे मेरे पास कुछ लोकेशंस आ गई, इनमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि इसमें आपने इसको सेव करना है। लाइक दिस पीसी में जाके यहाँ पे अगर डेस्कटॉप करूँ तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप कर लें, या फिर कोई और लोकेशन आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर लें। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेक्चर 2 कर देता हूँ, क्योंकि लेक्चर 1 के नाम से मैंने ऑलरेडी फाइल डेस्कटॉप पे सेव की थी, तो इसको लेक्चर 2 कर लेता हूँ। अब ये आपकी फ़ाइल किसी लोकेशन पे सेव पड़ी है, इसमें अब आप जो भी डेटा लिखेंगे वहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल फाइल है उसमें सेव होता जाएगा। इसको एक दफ़ा कट कर देता हूँ वहाँ से ऊपर। अब ये देखिए दो फाइल्स आपके सामने पड़ी हैं। एक फ़ाइल मैंने ये वाली जो लेक्चर 2 यहाँ से ओपन की थी और जो लेक्चर 1 है वो यहाँ से डायरेक्ट मैंने राइट क्लिक करके और न्यू में जाके ओपन की थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब दोनों फाइल सेम है लेकिन इनको जो सेव करने का मेथड था वो अलग अलग है। ठीक है, अब आपको ये आइडिया हो गया कि आप फाइल को कैसे ओपन करते हैं और उसको सेव कैसे करना है। अब लाइक इनमें से कोई भी फाइल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जो इसका मेन इंटरफेस आ रहा है ना एमएस वर्ड का, वो ये वाला है। ठीक है, फाइल क्या होता है, फाइल
इसमें कोई एक दो चीज़ें ज़रूरी है जो मैं आपको बता देता हूँ। फाइल में अगर आप जाएंगे तो अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ओपन मीन्स आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल पड़ी है, वहाँ पे आप इसको ओपन करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें सेव और सेव एज है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है जो आपके रेलिवेंट है, ज़्यादातर आपको जो इसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी यहाँ पे इतने जो ऑप्शन है इनकी फर्दर साथ साथ जो ज़रूरत पड़ी तो मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने मेन काम की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा आज का लेक्चर है वो होम टैब है। अच्छा, होम टैब में सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें कट और कॉपी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कट क्या होता है और कॉपी क्या होता है, क्योंकि जो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना वो कट कॉपी और पेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें हम देखें सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेता हूँ। अच्छा, MS वर्ड में ना एक फार्मूला होता है इज इक्वल टू रैंड का, ठीक है। इज इक्वल टू रैंड आप लिखें, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएं और इसमें आप लिखें आप कितने पैराग्राफ ड्रा करना चाहते हैं। मैं ना प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक ही पैराग्राफ ड्रा कर लेता हूँ और उसके बाद अगर मैं एंटर करूँगा तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का एक पैराग्राफ शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए ओपन किया क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं एक दफ़ा कोई फार्मूला लगा के पैराग्राफ मैंने ड्रा कर लिया ताकि बार बार इस पर वर्किंग करूँ तो आसानी हो सके। अब देखिए जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपी क्या होता है, ठीक है। जो कॉपी के लिए शॉर्टकट की होती है ना वो Ctrl+C होता है, ठीक है। कंट्रोल और +C, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉपी, ठीक है। और उसके बाद जनाब कंट्रोल और +X, इसका मतलब होता है कट, ठीक है। और Ctrl+V, इसका मतलब होता है पेस्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर आपने किसी चीज़ को कॉपी किया तो जाहिर है आपने उसको किसी जगह पे जाके पेस्ट भी तो करना है ना। और अगर यहाँ पे आप किसी चीज़ को आप कट करना चाह रहे हैं मीन्स डायरेक्ट वहाँ से उठा के किसी और जगह पे रखना चाह रहे हैं तब भी आपने पेस्ट तो करना है ना वहाँ पे जाके, ठीक है। इसके लिए कुछ शॉर्टकट की मेथड्स होते हैं जो मैंने बता दिया। Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी करना और Ctrl+X मतलब कट करना और जो Ctrl+V होता है मतलब पेस्ट करना। देखें प्रैक्टिकल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे इतना डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए जब भी आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है ना सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी आप सिलेक्शन करें। यहाँ पे मैं इतना डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर यहाँ पे कंट्रोल और C करूँ ना तो अब ये डेटा आपका कॉपी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये कॉपी होके जाता कहाँ है। अगर आप इसको कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है। देखिए यहाँ पे एक ना छोटा सा ऑप्शन क्लिप बोर्ड का दिया हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो ये साइड पे आ गया। मीन जो अभी आपने कॉपी किया ना वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ये क्लिप बोर्ड होता है। क्लिप बोर्ड आप ऑलरेडी समझते हो क्योंकि मोबाइल में हम बार बार यूज़ करते हैं, जो चीज़ कॉपी करते हैं वो क्लिप बोर्ड में चली जाती है, हमें ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। तो ये क्लिप बोर्ड होता है जिसमें आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं या फिर कट करते हैं तो एक बार टेम्प्रोरी स्टोरेज यहाँ पे हो जाता है, थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे जनाब मैंने जो कॉपी की थी लाइक मैं कर्सर को नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो आपका कर्सर है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। कर्सर को आप आगे पीछे मूव करवाने के लिए अगर ऊपर आपने जाना है तो माउस का जो आपका लेफ्ट बटन है वहाँ पे जाके आपने प्रेस करना है तो जो आपका कर्सर है वो ऊपर चला जाएगा। अगर आप नीचे आना चाहते हैं तो नीचे डबल क्लिक कर लें तब भी आ जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका जो माउस का कर्सर है ना वो वहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए जो चीज़ मैंने कॉपी वहाँ से की थी ना, यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल और V करूँगा तो जो चीज़ आपने कॉपी की थी वो वहाँ पे पेस्ट कर देगा। जितनी दफ़ा आप कंट्रोल V करते जाएंगे उतनी ही दफ़ा वो चीज़ पेस्ट होती जाएगी, ठीक है। जो चीज़ आपने कॉपी करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल और C करें तो वो फाइल कॉपी हो जाएगी। देखिए ये मैंने शॉर्टकट कीज़ आपको बताई है Ctrl+C, लेकिन अगर आप यहाँ पे आए ना तो यहाँ पे देखिए डबल पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। मींस अगर आपको कह लें शॉर्टकट की याद नहीं भूल गया तो यहाँ पे आप देखिए कंट्रोल और +C लिखा हुआ है। देखिए दो पेजेस बने हुए हैं, सिंबल बना हुआ है, मींस इसका मतलब ये है कि एक पेज है उसके बाद उसकी कॉपी की हुई है। मींस आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ऊपर देखिए एक सीजर टाइप बना हुआ है कुछ, मींस आपने किसी चीज़ को जब कट करना है तो वहाँ से आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे अगर इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे ना तो इस तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कंट्रोल और X को प्रेस करते तब भी बात एक थी, लेकिन अगर आपने सीजर के ऊपर क्लिक किया सिलेक्ट करके तब भी बात एक है। आप देखें जो मैंने डेटा को कट किया ना वहाँ से वो क्लिप बोर्ड में फ़िलहाल चला गया है, ठीक है। इसको मैं रखना कहाँ पे चाहता हूँ, लाइक मान लीजिए मुझे ना उस डेटा को यहाँ पे रखना है, ठीक है।
यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल वी करूँगा तो देखें वो डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है, एक तो था कंट्रोल वी पेस्ट करने का तरीका। अब यहाँ पे देखिए एक सिंपल लिखा हुआ भी है पेस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तब भी बात एक है, जितनी दफ़ा आप क्लिक करते जाएंगे उतनी ही दफ़ा यहाँ पे वो डेटा पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा नीचे आए थे एक ब्रश टाइप बना हुआ जिसे फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा इतना डेटा जो मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ समझाने के लिए कॉपी और पेस्ट किया था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कॉपी क्या होता है, कट क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की आपने कॉपी करनी यानी उसको डुप्लीकेट बनाना तो वहाँ पे आप उसको कॉपी करते हैं। अगर आपने उसको पक्का के एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, ठीक है, तो उसको आप कट बोलते हैं। और फिर अगर जिस जगह पे आपने उसको जाके रखना है वहाँ पे तो एक शॉर्टकट की होगी ना, या फिर पेस्ट आप करेंगे या फिर शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर ले कंट्रोल वी का, या फिर जाके इसको पेस्ट कर लें। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको जाके पेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कट और कॉपी है वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है। देखिए ये जो मेरे पास कुछ लिखा हुआ है ना, इनका जो बाई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल था वो कैलिबरी बॉडी था। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ना ये थोड़ा सा चेंज हो जाए। ऊपर मज़ीद मैं ना कुछ हेडिंग्स दे लेता हूँ, हेडिंग ही नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये हेडिंग जी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करना चाहूँ तो इसके लिए ये कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल्स में आ जाऊँ और मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं कौन सा आप रखना चाह रहे हैं। इसमें ये भी हो सकता है आपको कुछ कंडीशंस दी जा सकती है, आप कोई काम कर रहे हैं ऑफिस में तो आपको कहा जा सकता है जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है ना वो आपने टाइम न्यू रोमन रखना है, कैलिबरी बॉडी रखना है, या फिर यहाँ पे कोई और भी हो सकता है। ये आप डिपेंड करता है काम जिसका आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जो आपको कंडीशंस दी गई हैं तो उस हिसाब से जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा टाइम न्यू रोमन कर लेता हूँ तो देखें जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल था ना वो टाइम न्यू रोमन हो गया। अब देखें दूसरे से जो ये वाला जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो कुछ और टाइप का, और बाकी जो दूसरा डेटा लिखा हुआ है ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ और है, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया था और इस पे फ़ॉन्ट स्टाइल जो है मैंने वो चेंज कर दिया था। ठीक है, ये होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। किसी भी चीज़ कुछ भी डेटा आपके पास लिखा हुआ उसको सेलेक्ट करें और फ़ॉन्ट स्टाइल में जाके उसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप पहले कर लें तो पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद आप लिख लें, नो इशू चलता है। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आगे थोड़ा तो आप मूव होंगे तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज़। अब देखें फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ इसका खड़ा है ना वो 11 पे खड़ा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स दिए गए, इसमें से आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। इसकी जो लिमिट होती है वो 1638 होती है, 1638। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 1638 तक ले जा सकते हैं और कम से कम इसको आप 1 पर ले जा सकते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। अब देखें यहाँ पे अगर 72 करता हूँ तब भी चल जाएगा, 48। अब ये तो कुछ इसमें ऑलरेडी लिखे हुए फ़ॉन्ट स्टाइल्स है। अगर आप चाहते हैं आप खुद से लिखना चाह रहे हैं आप ऐसे कर लें। इसमें देखें 13 का ऑप्शन नहीं, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 14 है। मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अगर 13 करता ना तो यहाँ पे अगर सिंपल मैं 13 लिख दूंगा तो 13 फ़ॉन्ट स्टाइल हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। किसी भी जब आपने पैराग्राफ या फिर हेडिंग्स का फ़ॉन्ट स्टाइल बढ़ाना हो या फिर कम करना तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। थोड़ा सा आप आगे मूव होंगे तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये ए कैपिटल है और साथ वाला जो ए है वो स्मॉल लिखा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है कोई भी आपने चीज़ सिलेक्शन की हुई है या फिर आपने सिलेक्शन नहीं भी की हुई तो जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। कैसे? देखिए लाइक यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करूँगा ना तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर मैं प्रेस करता रहूँ तो साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी इसको डिक्रीज़ कर देगा इस तरह से। ठीक है, ये साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है और ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए अगर मैंने सिलेक्शन नहीं ना की हुई तब भी हो जाएगा। फिर ये कि जब आप लिखेंगे तब वो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए जब अगर मैं यहाँ पे हूँ ना इसका फ़ॉन्ट स्टाइल बढ़ा देता हूँ तो बढ़ता रहेगा, लेकिन ये कि जब अब मैं लिखूँगा तब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर बाद में कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई होगी ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, इंक्रीज फ़ॉन्ट स्टाइल और ये डिक्रीज फ़ॉन्ट। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इसको आप शॉर्टकट टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर स्टेप बाय स्टेप आपने इसको बढ़ाना हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप खुद से कुछ लिखना चाह रहे हैं फ़ॉन्ट स्टाइल, तो आप यहाँ पे जाएंगे, उसका फ़ॉन्ट साइज़ लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया कि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ कैसे करते हैं, साइज़ डिक्रीज़ कैसे करते हैं। थोड़ा सा आगे मूव होते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे चेंज केस का एक ऑप्शन लिखा हुआ है। अब ये चेंज केस क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, थोड़ा सा गौर करें तो सबसे पहला वर्ड है ना वो बड़ा लिखा हुआ है। इसी तरह जब फुल स्टॉप खत्म होता है तो वहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड होता है ना वो बड़ा लिखा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे कहा गया है कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आपने साइज़ इंक्रीज, यानी साइज़ आप कह लें उनका साइज़ आपने कैपिटल रखना है उनका फ़ॉन्ट, और बाकी जो है उनका आपने स्मॉल लेटर्स रखना है। तो ऐसे हालात में हम क्या करेंगे, आपके पास तो बड़ी शीट होगी तो आप तो करते करते थक जाएंगे, लेकिन इसके लिए हम एक इसमें जो मेथड MS वर्ड में दिया गया उसको यूज़ करेंगे। लाइक मान लीजिए इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ चेंज केस में। अब चेंज केस में छोटी सी जो नोट दी इसके ऊपर आप क्लिक करें तो कुछ लिस्ट टाइप कुछ ओपन हो जाएगा आपके सामने। सबसे पहले सेंटेंस केस मींस बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सिलेक्शन की हुई है वो सेंटेंस केस की है। अगर आप इसको लोअर केस करेंगे ना तो जितने भी आपके पास वर्ड्स लिखे हुए हैं वो लोअर केस हो जाएंगे। ठीक है, और दोबारा इस पे आए, अगर अपर केस करेंगे तो सारे कैपिटल हो जाएंगे, और दोबारा इस पे आए यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन जो स्टार्ट वाला वर्ड है वो बड़ा हो जाएगा और बाकी जो वर्ड्स हैं वो छोटे लिखे जाएंगे। फिर से आइएगा, फिर देखें अगर कैपिटलाइज, उसके बाद टॉगल केस है। अब टॉगल केस जो होता है इसका मतलब होता है जो पहला वर्ड होता है ना वो छोटा होता है और बाकी सारे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जो कि हम कभी भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, लेक्चर में था इसलिए आपको समझाना ज़रूरी था। उसके बाद यहाँ पे जनाब इसको आप सेंटेंस केस कर लें सिंपल, तो ये वाक्य जो वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें ये आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको चेंज केस भी समझ आ गई होगी। लाइक आप ऐसे कह लें जो हेडिंग लिखी हुई है ना इसको आप कैपिटल करना चाहते हैं तो इसको आप अपर केस कर लें, और इसके अलावा इसमें कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट कर लें और उनको आप अपर केस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये चेंज केस का मेथड था, चेंज केस को यूज़ करने का मेथड। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए नीचे वाली लाइन में बी लिखा हुआ है। अब ये जो बी होता है ना इसका मतलब होता है बोल्ड करना। बोल्ड मीन किसी चीज़ को हाईलाइट करना। लाइक जैसे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और बी के ऊपर प्रेस करूँगा तो ये इसको बोल्ड कर देगा, मीन्स उसने उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यूनिक वर्ड्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। लाइक इस वर्ड को कर लें, ठीक है, इसको कर लें, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड मीन्स थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है दूसरों की निस्बत। बेसिकली ये ज़्यादातर हम हेडिंग्स में यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे कह लें कुछ स्पेशल वर्ड्स है जिनको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं पैराग्राफ में, तो तब आप इसका यूज़ कर लेते हैं इसको। उसके बाद जनाब लिखा हुआ है इटैलिक। अब ये इटैलिक क्या होता है, देखिए इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर इटैलिक के ऊपर क्लिक करूँगा देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वो। ठीक है, यानी जो इटैलिक फॉन्ट स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को सेट कर लिया है। ठीक है, ये इटैलिक होता है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते इनको, लेकिन ज़रूरत पड़े तो कर भी लेते हैं। उसके बाद ये आगे अंडरलाइन है। अब ये अंडरलाइन क्या होता है, ठीक है, जो भी आपने चीज़ सेलेक्ट की है इसके ऊपर उसको क्लिक सेलेक्ट करें और उसके बाद जनाब यहाँ पे यू के ऊपर क्लिक करें तो उसको अंडरलाइन कर देगा। अंडरलाइन के साथ एक छोटी सी नोट दी हुई, इसका मतलब होता है मज़ीद आगे अंडरलाइंस हैं इसमें, उसकी टाइप्स हैं, इसमें से आप जो मर्जी सेलेक्ट कर लें इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आगे इसको आप बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्रॉस करना। लाइक देखिए ये इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्ट्राइक थ्रू के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए उसने पैराग्राफ को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ या कोई भी वर्ड्स लिखे हैं उसके दरमियान में आपने लाइन लगानी हो तो फिर ये स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं। ऐसे कह लें कि आप उसको पैराग्राफ में ऐड कर रहे हैं लेकिन उसको पढ़ना नहीं चाह रहे, ठीक है, उसको स्किप करना चाह रहे तब उसको आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, उसके बाद आगे आप आएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक सबस्क्रिप्ट है और एक सुपरस्क्रिप्ट है। देखिए ये ज़्यादातर चीज़ें हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। मान लीजिए लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना, वाई लिख देता हूँ, वाई प्लस वाई कर लें, ठीक है, या एक्स कर लें, वाई प्लस एक्स। अब देखिए एक्स के साथ ना मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना है और इसके साथ 3 लिख देता हूँ। अब देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है इसको मैंने वाई का स्केयर बनाना है। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करें इतना पार्ट सिर्फ 2 को, और यहाँ पे आपने जो एक्स स्केयर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये वाई की पावर 2 बन जाएगी।
ठीक है। इसी तरह देखिए अगर आपने एक्स जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप इसको सिलेक्ट करें और देखें जो एक्स के बॉटम में लिखा हुआ है ना, मीन जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक्स के नीचे चला गया। ठीक है, मैथ्स की कुछ इक्वेशंस हो सकती है जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, तब आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए जी, ए लिखा हुआ है और थोड़ा सा ना इसको इफेक्ट दिया हुआ है। मींस आप कह लें जब भी आपने किसी टेक्स्ट को कोई इफेक्ट देना हो तो तब आप यहाँ पे ये वाला फीचर इसका यूज़ करते हैं। कैसे? लाइक देखें, इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे कोई भी फीचर अप्लाई कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखें यहाँ पे मैंने ये एक फीचर अप्लाई कर लिया था इसका। ठीक है, और उसके बाद मैं ना यहाँ पे एक मैंने चीज़ आपको स्किप करवाई थी, फॉर्मेट पेंटर। अब ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, देखें ये चीज़ मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में अगर मैं जाऊंगा ना तो देखिए उसने एक ब्रश टाइप बना दिया। मींस जो आपने ये फीचर इस पे अप्लाई किया हो ना, वो अगर आप किसी और पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तब आप फॉर्मेट का पेंटर का यूज़ करते हैं। अब इसको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा ना इस तरह से, ये वाला, ठीक है, तो देखें जितना मैंने सेलेक्ट किया था ना उतना उसने सेम जो ऊपर फीचर दिया हुआ था वही इसने इस पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, दोबारा देखिएगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं और फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ। मींस आप कह लें ये जितना इस पे काम किया हुआ है ना, इसको जो जो इफेक्ट आपने दिया है वही आपने अगर किसी और पैराग्राफ पे दिलवाना हो या फिर आप कह लें किसी और हेडिंग पे ऐड करना हो, आप उसको सिलेक्ट करें, फिर फॉर्मेट पेंटर में जाएं तो आपके सामने एक ब्रश ओपन हो जाएगा। इससे आप सिलेक्शन करें तो देखें वो सेम वैसे बन जाएगा। अब देखिए उसने जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी सेम कर दिया है और जो फॉन्ट जो नीचे अंडरलाइन लगी हुई है वो भी सेम करती है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे इसको कह सकते हैं कि जो आपने यहाँ पे हेडिंग्स पे काम किया है ना, वही आपने फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से आपने किसी और हेडिंग्स पे उसको अप्लाई कर दिया है। ठीक है, मीन्स वो भी सेम होगी, वो भी सेम होगी। और दोबारा इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ, फिर फॉर्मेट पेंटर में जाऊँ, फिर उसने एक ब्रश टाइप बना दिया, इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए वो भी उस तरह से बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलें उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अच्छा ये देखिए इफेक्ट्स और भी दिए हुए, इसमें से आप जो मर्जी लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, फॉन्ट में यहाँ पे आए, टेक्स्ट इफेक्ट में, यहाँ पे अगर आउटलाइन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं इसका जो शैडो है वो ऐड हो जाए तो तब आप उसको कुछ इस तरह से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, दोबारा देखें कुछ और भी इफेक्ट्स दिए हुए, रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, वो भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। आप कह लें इसमें कोई भी इफेक्ट्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लें कहाँ पे आपको सूटेबल कर रहा है, कौन पे जो उसका स्टाइल है वो आपको सही लग रहा है, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप आएंगे तो टेक्स्ट हाईलाइटर है। टेक्स्ट हाईलाइटर ऐसे ही आप कह लें जैसे आप अपनी बुक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, छोटी क्लास में आपने यूज़ किया होगा, कोई भी पैराग्राफ हो उसको आपने आप ऐसे कह लें उसके ऊपर आपने हाईलाइटर ऐड करना है, यानी उसको आपने हाईलाइट करना है, तो तब आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको ना मैं यूज़ करता हूँ, इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ टेक्स्ट हाईलाइट कलर में तो यहाँ पे देखिए कोई भी कलर अप्लाई करेंगे तो उसको हाईलाइट कर देगा इस तरह से। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि आप एक ही कर सकते हैं, आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा जाए, अब यहाँ पे इसको ग्रीन कर दें, येलो कर दें, जो भी कर दें आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये टेक्स्ट हाइलाइटर था। कोई भी आपने पैराग्राफ ऐसा है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी लाइन है, कोई भी वर्ड्स है जिसको आपने हाईलाइट करना है, तो फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा दोबारा इसको अगर मैंने ख़त्म करना है, वहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और नो कलर के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने सिलेक्शन की थी, लेकिन अगर आप सिलेक्शन नहीं करते, ऐसे ही किसी के ऊपर क्लिक करते तो आपके सामने एक कुछ पेंसिल टाइप बना देगा। वो अगर आप इसके ऊपर मूव करेंगे ना तो वो कलर चेंज करता रहेगा। अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं जी, रेड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, होप कि आपको टेक्स्ट हाईलाइटर की भी समझ आ गई होगी, टेक्स्ट हाईलाइटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल जो टेक्स्ट का कलर होता है वो आप कैसे चेंज करते हैं। लाइक ये आपके सामने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एक दफ़ा मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि वो नए काम की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसको नो कलर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है ना वो ब्लैक होता है। इसको अगर हमने चेंज करना तो उसके लिए क्या, उसको सिलेक्ट करें जिसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं और यहाँ पे टेक्स्ट या फॉन्ट कलर में आ जाए।
देखें यहाँ पे कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप पहले सिलेक्शन करें। अगर आप पहले सिलेक्शन नहीं करते, ऐसे ही कलर का कोई भी कलर दे लेते हैं, तो फिर जब आप लिखेंगे ना तो वो उस तरह का लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये? ठीक है, कलर अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वाइट करेंगे तो नज़र भी नहीं आएगा क्योंकि थीम वाइट है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ब्लैक ही कर देता हूँ। ठीक है, चलें, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद जनाब अक्सर आपने देखा होगा कुछ आपकी बुक में या फिर ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जो बुलेट्स में लिखे होते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स टाइप लिखा होता है, तो वो कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे ना रैंड का फार्मूला लगा के कुछ और पैराग्राफ ड्रा कर लेते ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये कुछ और पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब देखिए ये जो मेरे पास डेटा लिखा हुआ है ना, इनको मान लीजिए मुझे कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में बनाना है। इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये सारे जो हैं वो बुलेट्स दिए हुए हैं, यानी पॉइंट्स जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इसमें से आप जो मर्ज़ी रख लें। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हैं, देख लीजिए जो आपको सही लगे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ बन गया। अब देखिए ये 4 पॉइंट्स बने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जो क्लिक लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इससे जो आगे वाला पैरा ये एक पॉइंट टाइप बन जाए, एक पॉइंट की शक्ल में आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ना तो देखिए वो नीचे चला जाएगा इस तरह से। जो फ्रंट पे डेटा था वो नीचे आ जाएगा और उसने एक पैराग्राफ खुद ही नया क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो जहाँ से आप नीचे जाना चाह रहे हैं ना वहाँ पे कर्सर को लेके जाएं तो आपका जल्दी से कर्सर नीचे पुश हो जाएगा। और अगर कर्सर के साथ कुछ लिखा हुआ तो डायरेक्ट ज़ाहिर है वो इस पर नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, एक दफ़ा कुछ भी नहीं ऐड करना चाह रहा, इसको नॉन करते हैं। ठीक है, सारे को नॉन कर देते हैं। यहाँ पे तो इसको नो करते हैं। ठीक है, ये बुलेट्स वगैरह इस तरह से यूज़ करते हैं आप। आगे आप थोड़े से नीचे आएंगे तो यहाँ पे ना कुछ टेक्स्ट अलाइनमेंट लिखा हुआ है। टेक्स्ट अलाइनमेंट अब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, कुछ वर्ड्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और कुछ वर्ड्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जो कि एक प्रोफेशनल लुक नहीं आ रही। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना उसको यूज़ करते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट 4 टाइप्स की होती हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, और इसको आप जस्टिफाई बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर। अच्छा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ना इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। तो देखिए जो साइडों पे चीज़ें बनी हुई थी ना वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में होगी और एक अच्छी प्रोफेशनल लुक आ रही है। तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ होता है। अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से मूव करवा सकते हैं जैसे आप रखना चाहें। ठीक है, लेकिन मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ तो देखें ये एग्जैक्टली सही हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो ये टेक्स्ट इंडेंट इसको आप बोलते हैं। ठीक है, इंडेंट मीन्स इसको प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो ये जो दिया हुआ इंक्रीज इंडेंट का, ये देखिए कुछ स्पेस आगे मूव कर रहा है इसको। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर इसको बैक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको आप बोलते हैं इसको इंक्रीज इंडेंट और ये डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, डेटा को आगे पीछे मूव करवाने के लिए यूज़ करती हैं। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन है। आपकी जो टेक्स्ट डायरेक्शन है, जब आप लेफ़्ट टू राइट यानी इंग्लिश लिख रहे हैं तो फिर लेफ़्ट टू राइट होती है, और अगर आप इसमें उर्दू टाइप कर रहे हैं तो फिर राइट टू लेफ़्ट होगी। ठीक है, ये ज़्यादातर हम तभी यूज़ करते हैं जब हम उर्दू में यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये इस तरफ हो जाएगा, और बाकी जितने भी पॉइंट्स वगैरह थे ना वो उसने जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लिया है। ठीक है, हमने इसको ऐसे ही रहने देना क्योंकि हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जनाब थोड़ा सा नीचे आप आएँ तो यहाँ पे आपको ना कुछ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये क्या होता है, अब देखें यहाँ पे लाइनों के दरमियान ना कुछ स्पेस दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये भी देखें जितनी भी लाइन्स है इनके दरमियान ना कुछ स्पेस दिया हुआ है। अगर आप ये स्पेस ख़त्म करवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या, आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में आ जाएँ। इसके साथ एक छोटी सी नोट दी हुई, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये सारी आगे उसकी डिटेल आ जाएगी। अब देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना वो अपने हिसाब से इसको इसने सेट किया हुआ है, लेकिन अगर इसको हम 1.0 साइज़ करेंगे ना तो दरमियान में जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए, नोट करिएगा इस तरह से।
और इसके अगर मैं रिमूव स्पेस करता हूँ तो जितना भी स्पेस है वो सारे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेस वगैरह रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक शेडिंग का ऑप्शन। अब ये शेडिंग क्या होता है, इसको सिलेक्ट करें। जितना आपने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है ना, आप कह लें उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर देगा इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से ये सारे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। आप देख लें, जो आप रखना चाहें यहाँ पर रख सकते हैं। मेथड इसका यही है। ठीक है, शेडिंग सेलेक्ट करें और शेडिंग में जाके उसका कलर चेंज कर दें। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद दोबारा जी आगे आए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर्स। अब ये बॉर्डर्स क्या होते हैं, बॉर्डर की एक पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। अगर मैं बॉटम बॉर्डर करूँगा तो देखिए नीचे इसने एक लाइन लगा दी है, और अगर इसको मैं टॉप करूँ तो एक ऊपर वाले साइड पे इसने लाइन लगा दी, और अगर यहाँ पे राइट करूँ तो राइट साइड पे लग गई है, और अगर लेफ़्ट करूँ तो लेफ़्ट साइड पे लग जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए कि पूरा एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, इसको अगर मैं ख़त्म करवाना चाहूँ तो नो बॉर्डर कर दूंगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं ऑल बॉर्डर करता हूँ देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सारी बॉर्डर्स की टाइप्स है, इसको आप देख सकते हैं। जो आप रखना चाहें इसको रख लें। ठीक है, उसके बाद जो आपने फंक्शन अप्लाई किया है उसके बाद अगर नॉर्मल आप करेंगे तो वैसे हो जाएगा जैसे वो पहले था। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑर्डर अप्लाई किया हुआ इसको अगर मैं नॉर्मल करूँगा तो देखिए जो पैराग्राफ जैसे था ना वैसे हो गया। उसके बाद नो स्पेसिंग या हेडिंग्स है। अच्छा, ये मेन जो ज़्यादातर हम तभी यूज़ करते हैं जब कोई हेडिंग वगैरह हमने दी होती है। लाइक ये हेडिंग मैंने दी है। उसके बाद अगर ये मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो देखें उसको थोड़ा स्टाइल बनाता जाएगा इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बार बार यूज़ नहीं किया जाता इसको। ठीक है, लेकिन इसका मेथड यही है यूज़ करने के लिए। अच्छा, आगे एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको इसमें से ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो चीज़ साथ साथ रिक्वायर्ड होगी मैं उसको दोबारा भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है कि फाइंड क्या होता है और रिप्लेस क्या होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ना एक बड़ी सारी शीट है, उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड्स को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, और सर्च करने के बाद मैं वहाँ पे ना उसकी जगह किसी और वर्ड्स को ऐड करना चाह रहा हूँ। लाइक देखें, मैं जैसे कंट्रोल F करता हूँ ना तो आपके सामने एक सर्च बार ओपन हो जाएगा। सर्च बार में ना यहाँ पे मैं वीडियो लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ है ना उसने उसको हाईलाइट कर दिया इस तरह से। ठीक है, यानी वो कह रहा है 8 जगह पे आपका वीडियो लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ ना तो आगे कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो एक रिप्लेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया टैब ओपन हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का। अब देखिए यहाँ पे मैंने फाइंड क्या किया था, वीडियो को रिप्लेस किसके साथ करना चाह रहा हूँ। लाइक कह लें आप यहाँ पे एच टैग लिख दें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रिप्लेस ऑल करूँगा ना तो जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ था ये देखिए वहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यानी कंट्रोल F से आपने फाइंड करना, और फाइंड के बाद आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना, या फिर आप वैसे ही चेक करना चाह रहे हैं कहाँ का आपका जो वर्ड है वो लिखा हुआ है तो फिर आप कंट्रोल F की हेल्प से कर सकते हैं। यानी फाइंड यहाँ पे आप आ रहे तब भी बात एक है, और अगर कंट्रोल F कर ले तब भी बात एक है। अब यहाँ पे सिंपल मैं एच टेक लिखता हूँ। ठीक है, कंप्लीट लिख लेते हैं इसको। चलें जी, अब देखिए जहाँ जहाँ एच टैग लिखा हुआ ना वहाँ पे उसने उसको शो करवा दिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस होता है। चलें, उम्मीद है आपने इसको कंप्लीट समझा होगा और देखा होगा इसको कैसे यूज़ करते हैं और कौन सा जो टूल है वो कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड पे ना एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसको फाइल को आपने PDF फाइल में सेव करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, आप फाइल में जाएं और यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। एक्सपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक क्रिएट PDF लिखा हुआ है, और नीचे अगर यहाँ पे देखेंगे तो चेंज फाइल टाइप भी लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ पे इतने सारे फंक्शन हैं जिसमें आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, सिंपल PDF पे क्लिक करता हूँ तो ये फाइल PDF में सेव हो जाएगी, और इसको रखना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे कर लें, और इसको मैं पब्लिश करूँगा तो देखें ये आपको ओपन करके दिखाएगा। ठीक है, ये इतना सारा काम हमने इस पे जो है वो सिर्फ हमने वर्किंग की और प्रैक्टिस किया, देखा क्या चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
और इसी तरह मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।